नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में खलबली मचा रखी है। इस तहरीक की नाकामी या फिर कामयाबी अब इत्तेहादियों के हाथ में है। जहां हुकूमत के इत्तेहादियों को राम करने की अपोजिशन कोशिश कर रही है, वहीं हुकूमत ने भी अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। बल्कि हुकूमत तो ये दावा भी कर रही है कि उनके मामलात उनके इत्तेहादियों के साथ सेट हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूँ, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। वाकई ख़तरनाक है वो। अब इसका मौन सलाही ने भी सख्त जवाब दिया है। कहा है कि शेख रशीद स्टूडेंट लाइफ में इसी जमात के बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। अब कहा जा रहा है कि कल तक काफ लीग वाज़े फैसला कर लेगी, पोजीशन ले लेगी कि वो हुकूमत के साथ ही रहेगी या फिर अपोजिशन की तरफ जाएगी। इस बात का भी इम्कान है कि परवेज़ इलाही से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए। अब तक की जो मुलाकात हुई उसमें तो काफ लीग यही कहती है कि इस मुलाकात में हुकूमत ने साथ देने के हवाले से और अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं की। इसी तरह की बात MQM भी कर रही है। एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि अगर 2 बड़े अपोजिशन के अगर कोई गारंटी देते हैं तो वो इस गारंटी पर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। तो MQM से भी मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान की ना तो अदम एतमाद के हवाले से कोई बात हुई। वसीम अख्तर ने यह कहा कि जो मसाइल हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से हबीब साहब, उस पर भी उनकी जानिब से कोई बात नहीं की गई। दोनों इत्तेहादियों की पोजीशंस आपके सामने वाज़े हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब किसके साथ ये दोनों इत्तेहादी जाएंगे? और दूसरा ये कि हुकूमत की स्ट्रेटजी ठीक है, एक तरफ आप मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर टारगेट कर रहे हैं अपने ही इत्तेहादियों को। देखिए, एक तो ये बात समझिए कि जब अदम एतमाद या इस तरह का कोई मामला होता है, यानी तरमीम हो, बजट हो, तो ये चूँकि हुकूमत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, तो ऐसे मौके पे हुकूमत का दिल भी नरम पड़ जाता है और कुछ जो ख्वाहिशात की फहरिस्त है इत्तेहादियों की वो भी लंबी हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे मौके पे जब इमरान खान एक घेरे में आए हुए हैं अपोजिशन के, तो उसमें अगर उनके इत्तेहादी कुछ ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। सियासत में होते हुए किसी को ये नहीं है, किसी के लिए गैर मुतवक्के बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए कि इत्तेहादियों के मामलात क्या क्या हैं। अपनी शेख रशीद साहब की बात भी ठीक है और मोनिस इलाही साहब की बात भी ठीक है। शेख रशीद साहब की ये बात ठीक है कि 5 सीटों के साथ आप एक सूबे की वजारत का मुतालबा करेंगे तो दरअसल फिर चौधरी परवेज़ इलाही में और मंजूर भट्टो में कुछ ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाएगा। ये उनकी पोजीशन से और उनके जुस्से से, यानी जो उनका सियासी जुस्सा है, उससे कम तर की बात है कि आप ये कहें कि चूंकि नमक मेरे पास है तो मैं पूरी हांडी पे कब्जा कर लूं, ये नहीं हो सकता। आप एक बोटी ज्यादा डाल लें लेकिन आप पूरी हांडी पे कब्जा नहीं जमा सकते। ये आपको कोई नहीं करने देगा, चाहे हुकूमत गिरती है या रहती है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जहां तक MQM का ताल्लुक है तो MQM के मामलात काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी पेचीदा हैं। वो इतने सादा नहीं हैं। वो बज़ाहिर कागज़ पे लिखें तो 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं 17 निकात हैं, 70 निकात हैं, 700 निकात हैं। वो बात उसके अंदर बहुत कुछ दूसरी भी है। तो लिहाजा उनकी गारंटी, अगर जैसे अभी वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि हमें फ़लाँ गारंटी दे तो हम मान सकते हैं, फ़लाँ गारंटी दे तो मान सकते हैं, उनसे ये पूछें कि फ़लाँ गारंटी दें तो क्या आपका काम हो जाएगा? अच्छा। असल बात ये है। तो उन्हें पता है कि चाहे फलाना 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 जितने भी फलाने हैं वो गारंटियां दे दें, वो उनका काम कहीं और से होना है। तो लिहाजा वसीम अख्तर साहब को खातिर जमा रखनी चाहिए कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, इसकी गारंटी पे जाएं या उसकी गारंटी पे जाएं। उनकी गारंटी कहीं और से आनी। कहां से हबीब साहब? अब छोड़ दें अब इस बात को, अब जो है ना वो बस थोड़े को ज्यादा समझे। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे आ गई बाप पार्टी। बाप पार्टी बलूचिस्तान के अंदर वो खुद डिसएरे में है, बिल्कुल बिखरी हुई जमात है। अब सुना है मैंने कि कल से उनके अंदर कुछ थोड़ा सा इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा हुआ है, क्योंकि वो 7 सीटें हैं उसके पास, 7 ही MQM के पास है और 5 हैं PMLQ के पास। तो जब वो 7 सीटों वाले भी पहले 7 लोग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भाग रहे थे, अब वो 7 लोग भी कहीं होपफुली कुछ इकट्ठे होंगे तो वहां पर भी एक सेंस प्रिवेल करेगी। और तीसरी है GDA।
جی ڈی اے کے اندر بھی دو فیکشنز ہیں. جی ڈی اے کے اندر ایک فیکشن تو ہے جو جس کو اوور آل ہم سمجھتے ہیں وہ پیر صاحب پگاڑوں ہیں. پیر صاحب پگاڑوں کا نو ڈاؤٹ ایک اثر رسوخ سندھ کے اندر بھی موجود ہے, اور جی ڈی اے تو ظاہر ہے اس کے وہ صدر ہیں, لیکن اس کے اندر خود جو دوسرے عناصر ہیں, دوسرے عناصر سے مراد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں, ان کے شوہر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں, ان کا بھی تقریباً اتنا ہی ویٹ ہے جتنا خود پیر صاحب پگاڑوں کا ہے. تو پہلے پیر صاحب پگاڑوں کو اپنی جماعت کے اندر بھی کچھ یکجہتی پیدا کرنی ہوگی کہ تاکہ وہ کچھ سودے بازی سودا کاری کر سکیں, اور پھر فہمیدہ مرزا صاحبہ یا ان کے شوہر اگر کچھ زیادہ مزید آگے بارگین کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کی مدد کی ضرورت ہوگی. اچھا, اسی طرح پی ایم ایل کیو کے اندر بھی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بس حکومت سے اب نکلیں گے تب. اچھا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ کچھ ان کی حلقہ جاتی ہیں اور کچھ ان کی وجوہات ذاتی ہیں. اور دوسری طرف چودھریز ہیں, یعنی جو اوریجنل چودھری برادران ہیں, جو دا برانڈ چودھری برادران, اب وہاں پر صورتحال کچھ مختلف ہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے نا کہ چودھری صاحبان کے سامنے یہ چھوٹی آپشن ہے کہ آج آپ 2018 میں تو آپ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کامیاب ہو گئے, اگلی دفعہ آپ کس کے در پہ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے؟ پی ایم ایل این کے در پہ جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اور پھر کیا جماعتیں اپوزیشن میں نہیں آتی؟ جماعتیں اپوزیشن میں بھی آ سکتی ہیں. آج آپ کے پاس 5 سیٹیں ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک آدمی شاید نہ رہے, پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ چودھری صاحب اور ہم جناب مل کے الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو آپ کو ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے, اور وہ عمران خان ہے. بات یہ ہے کہ سب جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے آپشنز بھی محدود ہیں, اور پھر ہمارے جو بالخصوص دو اتحادی ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی جگہ چھوڑیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نہیں بول رہے, آپ کے اندر آپ کا یار بول رہا ہے. جو بات آپ کل بھی کر رہے تھے, جی, وہ آپ نہیں ہٹ رہے, آپ کو کوئی ہٹا رہا ہے. تو اب جو اگر وہ ہٹیں تب بھی الزام کسی اور کے سر جانا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جہاں پہ ہیں ڈٹے رہیں تاکہ اپنے ڈٹے رہنے کا کریڈٹ حاصل کر لیں. یہ آپ کا مشورہ ہے ان کے لیے, لیکن لمحہ موجود تک آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی سبھی اتحادی جو ہیں وہ سب کنفیوز ہیں. دیکھیے, لمحہ موجود میں حکومت بھی کنفیوز ہے اور اتحادی بھی کنفیوز ہے. تحریک عدم اعتماد سب سے بڑا, میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ انتخابات سے شارٹ آف الیکشن یہ سب سے بڑا سیاسی حربہ ہے, دستوری حربہ ہے. جب آپ اس کو چلائیں گے تو آپ کے خیال میں کچھ نہیں ہوگا. یہ بندوق, یہ ایسی گولی ہے جو یہ یا گولہ ہے جو ایک ہی ہے اپنی نوعیت کا. جب یہ چلے گا, ابھی چل رہا ہے, ابھی صرف ڈالا گیا ہے گن میں, تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں. بہرحال ابھی اتحادیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جا چکے ہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہاں, یہ کہنا کہ وہ سوچ رہے ہیں, تو سوچتے تو سبھی ہیں.